चलिए क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 35। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 35 बनाए इसको। क्या उत्तर निकाले हैं? 43.75 निकाले हैं इसको। पीछे आप लोग बनाए इसको। अरे जो बोला था बनाए हो कि नहीं बनाए हो यार? प्रैक्टिस शीट मिला था ना, बनाने बोला था ना, क्यों नहीं बनाए हो? फिर क्या करने आए हो यार? आप लोग बनाए हो, क्या करे हो फिर? शुक्रवार शनिवार रविवार नहीं होती मेरी क्लास यहाँ पे, तो क्या किए हो फिर आप लोग? नहीं बनाए हो तो अभी क्या करोगे बैठ के? फिर आप लोग बनाए इधर? क्या निकाले इसका उत्तर? 43.75। कैसे बनाए हैं? एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। और स्टूडेंट मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज एरर। ये यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। सोचो, यूपीएससी के प्री में आ चुका है ऐसा प्रश्न, व्यापम में, पीएससी में, सारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ चुका है। जो बनाए हैं 43.75 कैसे बनाए हो बताओ मेरे को? एलसीएम लेकर के। आप क्या किए हो? अब देखो, सबसे पहली बात, चूंकि परसेंटेज में सामने वाले को आंसर चाहिए, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। चूंकि सामने वाले को परसेंटेज में आंसर चाहिए, परसेंटेज में सामने वाले को आंसर चाहिए, और जब परसेंटेज में सामने वाले को आंसर चाहिए तो आप अपने मन से जो चाहो वो मानो, अपने मन से इनिशियल डेटा को जो चाहो वो मानो। ध्यान से समझते चलना, अच्छे प्रश्न है ये। बोल रहा है एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? अब यहां पर बात हो रही है कि सर उस संख्या को अपन माने क्या, क्योंकि बोल रहा है किसी संख्या में 4/3 से गुणा करना था लेकिन कर दिया 3/4 से, तो यहां पर प्रश्न है कि उस संख्या को क्या माना जाए सर? अननोन डेटा एक्स माने या फिर नोन डेटा माने? तो जहां पर भी सामने वाला परसेंटेज में फाइनल आंसर आपसे जानना चाहेगा, तो वहां पर अननोन डेटा तो कभी मानना ही मत यार। परसेंटेज में कोई फर्क पड़ना नहीं है, आप नोन डेटा मानो अननोन डेटा मानो, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस अननोन डेटा मानने पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और नोन डेटा मानने पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहां पर संख्या को अपने मन से एक्स मानोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ रहेगा। नोन डेटा मानो, समझ आ रहा है? अब नोन डेटा माने तो क्या माने, उसमें भी थोड़ा सोचना, उसको भी ऐसा नहीं कि 100 मान लो सर, ऐसा नहीं, थोड़ा सोचना। नोन डेटा माने अपन तो क्या माने? संख्या में गुणा करना है किससे? 4/3 से, लेकिन मैं गुणा कर दिया किससे? 3/4 से। संख्या में गुणा करना है 4/3 से, लेकिन मैं गुणा कर दिया किससे? 3/4 से। तो संख्या को मानते समय ऐसा मानना कि जब मैं उसको 4/3 से गुणा करूं तो इस 3 से कट जाए, जब उसको मैं 3/4 से गुणा करूं तो इस 4 से कटे, ताकि फ्रैक्शन का लफड़ा मेरे सामने ना आए। और समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? संख्या को जब मेरे को मानना ही है तो संख्या को मैं ऐसा मानूंगा कि जब मैं उसको गुणा करूं 4/3 से तो 3 से वो कटे, जब मैं उसको गुणा करूं 3/4 से तो 4 से वो कटे, ताकि फ्रैक्शन का लफड़ा पैदा ना हो। तो संख्या को मानते समय ऐसा मानना जो 3 और 4 से कटे। तो जल्दी से बोलो, 3 और 4 से कटे ऐसा नंबर 12। तो संख्या को अपन मान लेते हैं क्या? 12। 3 और 4 से कटे ऐसा कोई भी नंबर मान लो, तो 3 और 4 से कटे वो छोटे से छोटा नंबर क्या है? 12। इसी को 3 और 4 का एलसीएम बोल देते हैं। अब एलसीएम लेना ही कंपलसरी नहीं है कि सर एलसीएम ही ले, क्या 3 और 4 से कटे ऐसा कोई भी डेटा ले लो, सब चल जाएगा। अब संख्या को गुणा किससे करना था? 4/3 से, और उत्तर कितना निकालना था? 16। लेकिन मैंने संख्या को गुणा कर दिया 3/4 से और उत्तर मैंने कितना निकाल दिया? 9। मुझे उत्तर निकालना था 16, लेकिन उत्तर मैंने कितना निकाल दिया? 9। तो त्रुटि कितने का आया? जो एरर आया
त्रुटि कितने का आया 7 का, किस पर 16 पर। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या हुआ, ये 7 का जो त्रुटि आया है किस पर आया है 16 पर, तो 7 16 का कितना प्रतिशत है 7/16 इंटू 100। ये पूछना चाह रहा है आपसे, समझ आ रहा है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब जो 7 का त्रुटि आया है वो किस पर आया है 16 पर आया है। तो 7 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, कौन 7, कौन वाला डेटा हमेशा ऊपर, किसका 16 का, तो 16 कहां नीचे, तो 7/16 इंटू 100। कैलकुलेशन करिए, 4 से काटिए 4 बार, और ये कितने बार 25, 25 सत्ते कितना 175/4, 4 से काटिए 4 चौको 16, 4 तिया 12, दशमलव का 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 43.75%। समझ पा रहे हैं बात को, बनेगा, वापस से समझ लो। अच्छा प्रश्न है ये सब प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस शीट बहुत अच्छा है, उसमें सारे प्रकार के प्रश्न हैं। इस प्रश्न को देख लीजिए, बोल रहा है कि विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है। कहने का मतलब उसको गुणा किससे करना था 4/3 से, लेकिन किससे कर दिया 3/4 से कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत में सामने वाला आंसर मांग रहा है, चूंकि प्रतिशत में सामने वाला आंसर मांगा है तो मैं बोल रहा हूं कि अपने मन से शुरुआत के डेटा को जो मानोगे आप वो नोन मानना, ज्ञात डेटा मानना, नोन, अननोन XYZ ABC ये सब मत मानना, कैलकुलेशन उससे टफ होगा। आप नोन डेटा मानो, एटलीस्ट परसेंटेज में सामने वाला आंसर चाहता है तो फिर तो इनिशियल डेटा को नोन ही लेना, हमेशा नोन ही लेना हमेशा। तो मैं मान लिया संख्या को कितना 12, अब 12 ही क्यों माने सर, 100 क्यों नहीं माने आप, 12 ही क्यों माने, तो थोड़ा मान रहे हो तो सोच समझ के मानना, क्योंकि उस संख्या को गुणा करना है मेरे को आगे जाके 4/3 से और 3/4 से। अब गुणा करना है सर 4/3 से, तो नीचे वाले से कट जाए ऐसा कुछ डेटा मानेंगे सर, नीचे वाले से कट जाए ऐसा कुछ डेटा मानेंगे, तो 3 और 4 से कटे ऐसा कोई डेटा मान लो, तो 3 और 4 से कटे, वो छोटे से छोटा डेटा ले लिया 12। अब प्रश्न बहुत आसान, 12 को गुणा करना था 4/3 से और उत्तर कितना निकालना था 16, लेकिन 12 को मैं गुणा कर दिया 3/4 से और उत्तर कितना निकाल दिया 9। तो त्रुटि कितने का आया 7 का, किस पर 16 पर। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब जो 7 का त्रुटि आया है वो 16 पर आया है, तो ये 7 जो है 16 का कितना प्रतिशत है 7/16 इंटू 100। अगर मैं आपको बोलूं कि 7 16 का कितना प्रतिशत है तो कैसे निकालोगे 7/16 इंटू 100 करोगे। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, बुक में फॉर्मूला ऐसा लिख देता है, लेकिन कोई मतलब नहीं उस फॉर्मूले का, समझ में आना चाहिए आपको। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ऐसा लिखता है, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ऐसा लिखता है, कितने का त्रुटि हुआ वो ऊपर, त्रुटि कितने का हुआ वो ऊपर, और सही मान कहां लिखेंगे नीचे, इंटू कितना 100। ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि का, कितने का त्रुटि हुआ, त्रुटि कितने का हुआ वो ऊपर, सही मान नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या मतलब ऐसा फॉर्मूला रटने का यार, समझो बात को कि सर सही वैल्यू था 16 लेकिन मैंने निकाल दिया कितना 9, तो त्रुटि कितने का आया है, एरर कितने का 7 का, किस पर आया है 16 पर ना, सही मान पे कैलकुलेशन होगा। तो 7 का त्रुटि 16 पर आया है, तो ये 7 जो है 16 का कितना प्रतिशत है, तो आप उसको क्या लिखोगे 7/16 इंटू 100। जैसे मैं आपको बोलूं 400 500 का कितना प्रतिशत है, 400 500 का कितना प्रतिशत है, तो 400/500 इंटू 100। 325 का कितना प्रतिशत है 3/25 इंटू 100। तो वैसे ही 7 का जो त्रुटि आया है वो 16 पर आया है, तो 7 16 का कितना प्रतिशत है 7/16 इंटू 100। काटेंगे 4 से, नीचे 4 बार कटेगा, ये 25 बार, 25 सत्ते 175/4, 4 से काटा इसको, कितना आया 43.75%। समझ आया, बनेगा ये वैरायटी। एक्स मान के भी निकाले होंगे, ऐसे ही किए होंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा। नोन डेटा मानना, एक्स मानने से भी आएगा लेकिन नोन डेटा मानो। हो गया, 34 नंबर बनाए हो, 34 नंबर कितना निकालो इसका आंसर 67। देखो इस प्रश्न को 67,
किससे नहीं बना बताइए, ये जो ट्राई किए होंगे इधर, आप लोग नहीं बनाए हो? क्यों नहीं बनाए हो? घूमने चले गए थे विदेश? तो मुंबई दिल्ली कहाँ कहाँ? सिरपुर। सिरपुर कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। तो क्या 3 दिन के लिए गए थे क्या? तो एक ही दिन के लिए। और मैं गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार तो बिलासपुर में क्लास लेता हूँ, तो गुरुवार को काम दे के गया था मैं, ये शुक्रवार शनिवार रविवार बीच में 3 दिन था, तो क्यों नहीं बना? फिर सिरपुर का बहाना क्यों ला रहे हो बीच में कि घूमने चली गई थी? उसके बावजूद भी तो टाइम था ना आपके पास। इधर कितना निकालो उसका आंसर? निकालो 67। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। देखो 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं विज्ञान में, तो भाषा के विषयों में 200 में कितना प्रतिशत, चूंकि परसेंटेज में ऑप्शन है, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए, ये बोल रहा है। अच्छा प्रश्न है, विविध प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस शीट को बनाने बोला था। देखो 300 में से 32% किसमें मिला है? विज्ञान में। तो भाषा में 200 में से कितना प्रतिशत अंक लाना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए? पहली बात तो कुल प्रतिशत कितना बोल रहा है? 46। कुल प्रतिशत 46% हो जाए ऐसा बोला, तो आप पहले देख लो कुल प्रतिशत 46 कितने में? 46 500 में ना, 300 नंबर का विज्ञान, 200 नंबर का भाषा, 500 का 46% होता कितना है देख लो, तो 500 का 46% कितना होता है? 230। इसका मतलब टोटल नंबर उसको कितना लाना है? 230, क्योंकि कुल प्रतिशत 46% हो जाए उसके लिए उसको टोटल नंबर कितना लाना होगा? 230। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? 300 नंबर का विज्ञान का पेपर है, 200 नंबर का भाषा का पेपर है। अब 300 विज्ञान का है, 200 भाषा का है, तो 500 नंबर का पेपर है। अब 500 नंबर का पेपर है तो उसको लाना कितना है? टोटल ओवरऑल कितना बनाना है? 46। तो 500 का 46% देख लो कितना होता है? 230। मतलब उसको ओवरऑल कितना नंबर चाहिए? 230। ओवरऑल उसको 230 नंबर चाहिए। अब देखो विज्ञान में कितना लाया? 300 में 32%। तो विज्ञान में कितना लाया है वो? 300 में 32%। तो 300 का 32% कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। बचा कितना? 230 करने के लिए बचा कितना है? 134। 230 करने के लिए कितना बचा है? 134 बचा है ना। अरे 230 नंबर टोटल लाना है उसको, 96 नंबर उसका विज्ञान में आ चुका। 230 करने के लिए रिमेनिंग नंबर कितने हैं उसके? 134 रिमेनिंग नंबर, 134 नंबर और लाना है। तो 134 नंबर कितने में लाना है? जल्दी बोलो। भाषा में 200 में लाना है कितना? 134। तो 134 नंबर लाना है कितने में? 200 में। तो 134 जो है 200 का कितना प्रतिशत है देख लो कितना है? 67। समझ आ रहा है क्या किया हूं? आप पहले देख लो ओवरऑल 500 में 46% बनाना है, तो 500 में 46% का मतलब कितना बनाना है? ओवरऑल 230। टोटल नंबर मेरे को 230 बनाने हैं, जिसमें से विज्ञान में कितना आ चुका है? 96। विज्ञान में अगर 96 आ चुका है तो 230 बनाने के लिए बचा कितना नंबर है? 134। 4 और 130, 134 बचा है, मतलब 134 नंबर मेरे को और लाने ही हैं। तो 134 किस में लाना है? भाषा में। कितने में से? 200 में। तो 200 में 134 लाने का मतलब कितना परसेंट भाषा में लाना है मेरे को? 67। 134 200 का कितना प्रतिशत है? तो 134 200 का कितना प्रतिशत है? 67। समझ आया क्या था प्रश्न? ये 33 तो बनाए होगे कि नहीं बनाए? ये भी कितना आया है? ये तो बनना चाहिए, प्रश्न क्लास में करा चुका हूं। 85,184। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 64,000। कब की जनसंख्या है? कुछ नहीं बताया है, मतलब कब की है? ये वर्तमान नहीं बताया है कब की है, तो वर्तमान की जनसंख्या लेके चलेंगे। तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी
बना होगा ना ये तो, और बन भी जाएगा ये। क्या करेंगे इसमें, याद होगा ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका। 2 टाइम पीरियड दिया रहता है तो ऐसा 2 बॉक्स बना लीजिए और प्रतिशत में हमेशा आगे बढ़ना है, रिवर्स नहीं मारना होता। एकदम रटा दिया था ये, वर्तमान और 3 वर्ष बाद। तो ये वाले बॉक्स को नाम देंगे कौन सा, वर्तमान, और ये वाले बॉक्स को नाम देंगे 3 वर्ष बाद। एकदम सिंपल सी बात है, वर्तमान और 3 वर्ष बाद में कहां से आगे बढ़ेंगे, वर्तमान से। और कहां तक का सफर तय करेंगे 3 वर्ष बाद, 2 टाइम पीरियड है, वर्तमान और 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान से आगे बढ़िए और 3 वर्ष बाद का सफर तय करिए आप। अब कौन सा जनसंख्या दिया है, वर्तमान का कितना, 64,000, और 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। तो जहां से मुझे आगे बढ़ना है वो डेटा पता है ना, तो एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। सीधे वर्तमान जनसंख्या 64,000, इसमें पहले साल क्या हुआ, 10% का वृद्धि, कहां पहुंच जाएंगे, 1 साल बाद का जनसंख्या। अब इसमें वापस से क्या हुआ होगा, 10% वृद्धि, तो कहां पहुंच जाएंगे, 2 साल बाद। इसमें वापस से क्या हुआ होगा, 10% वृद्धि, तो कहां पहुंच जाएंगे, 3 साल बाद। समझ पा रहे हैं। चलिए इसको गणितीय रूप में जमा दीजिए। इसको गणितीय रूप में कैसे जमाएंगे पता है आपको, 64,000 है, 10% का वृद्धि करने का मतलब 64,000 का कितना, 110% आएगा। 64,000 अपने आप में 100% है, 10% बढ़ा दिए, कहां पहुंच गए, 1 साल बाद, इतना हो गया। अब इसमें मतलब इसमें फिर से 10% का वृद्धि हुआ, तो इसका कितना लिख दूंगा, 110%, कहां पहुंच जाएंगे, 2 साल बाद। अब इसमें मतलब इसमें फिर से 10% का वृद्धि, इसका कितना लिख दूंगा, 110%, कहां पहुंच गए, 3 साल बाद। इसको कैलकुलेशन करना, 85,184, 60 से 60 काट दीजिए, ये देखिए ऐसा मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 85,184। रीड करना सिखाया था, जनसंख्या वाले प्रश्नों में 2 टाइम पीरियड दिया रहता है, याद है ना, जनसंख्या वाले प्रश्नों में 2 टाइम पीरियड दिया रहता है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू दे करके दूसरे का पूछेगा। तो 2 टाइम पीरियड, वर्तमान और 3 साल बाद। वर्तमान का डेटा दिया है और पूछ रहा है 3 साल बाद का डेटा। 64,000 में 10% का वृद्धि करो, ये 1 साल बाद का जनसंख्या मिलेगा। ये जल्दी बोलो, रीड करके बताओ तो ये कब का है ये, और ये कब का है, जो अपने आप में 100% हो चुका है। ये कब का है, 2 साल बाद, और ये कब का है, 3 साल बाद का। बनेगा, ये तो बनाए होगे, ये तो क्लास में करा चुका क्या, ये प्रश्न क्लास में कर चुके हैं ना। कितना उत्तर निकाले होगे, 80 बन गया होगा। ये तो क्लास में कराया था। 20% वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष का 5% यातायात पर खर्च करता है, इसके बाद शेष में से 120 रुपए उपहार में दे देता है। अब यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। बन गया होगा, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। ये सिंपल सा है, बनाए इसको। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, कितना उत्तर निकाले इसका, 8,640 निकाले हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। सिंपल सा है ये तो। पहले उम्मीदवार को कितना मिला, 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो 40 और 36 कितना, 76, तो तीसरे वाले को कितने मिले, 24। पहले उम्मीदवार को 40%, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो बचा कितना, 24। तीसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, 24%। तीनों का मिलाकर के कितना है, 36,000। अब 36,000 का 24% निकाल दो, सिंपल सा है। 36,000 का 24%, तो 36,000 का 24% कितना आएगा, 8,640। ये तो बहुत सिंपल सा है। या आप ऐसा बोलो कि 100% का वैल्यू कितना है, 36,000। ऐसे भी कर सकते हो कि 100% का वैल्यू कितना, 36,000, तो यहां से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360। तो निकालना कितने परसेंट का वैल्यू है, 24% का। एक ही बात होता है, 360 इंटू कितना, 24, वही आ रहा है। देखो एक ही बात है वो। आपको पता है कि 100% का वैल्यू कितना है, 36,000। आपको चाहिए कितने परसेंट का वैल्यू, 24% का। 100% का वैल्यू 36,000 है, आपको चाहिए 24% का वैल्यू, तो सीधे सीधे 36,000 का 24% लिख दो।
दूसरा तरीका 100% का वैल्यू लिखो 36,000, तो 1% का वैल्यू 360, तो 24% का वैल्यू 360 इंटू 24, 8,640 बनाए हो गए। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। बल्कि चुनाव वाले प्रश्नों में तो अच्छे प्रश्न बनते हैं, वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, इतने परसेंट लोग चुनाव में गए ही नहीं, जो गए उसमें से इतने परसेंट वैलिड हो गए, इतने परसेंट इनवैलिड हो गए, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बना है ये सभी से? ये क्या निकाले इसका उत्तर? ये बना होगा। ये सब वैरायटी का प्रश्न क्लास में कर चुके हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, ठीक है, ऑनलाइन में 10,000 आएगा। शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में इतनी बकरियां शेष हों, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः मतलब आरंभ में गांव में कितनी बकरियां थी, ये पूछा है। आया है आंसर? भी आया है 10,000। इस वैरायटी का प्रश्न कराए हो, याद है ना? मान लो शुरुआत में कितनी बकरियां थी, एक्स। जहां से काम स्टार्ट करते हैं वो डेटा नहीं पता तो उसको एक्स मानते हैं। अब बोल रहा है 12% बह गई, 12% जो है मर गई, ऐसा सीधे लिख रहा हूं मैं, 12% मर गई। अब जो शेष बची उसमें से फिर से 5% मर गई। इसके बाद शेष बकरियां कितनी बची हैं? 8,360। इसको गणितीय रूप में जमा दीजिए। एक्स बकरियां थी जिसमें से 12% मर गई किसी वजह से, जो बची बकरियां वो अपने आप में 100% रही होंगी, उसका 5% मर गई किसी वजह से, तो फाइनली कितनी बकरियां बची हैं गांव में? 8,360। जमा दीजिए। एक्स बकरियां हैं, 12% मर गई, तो डिमांड क्या है? बची कितनी जल्दी बोलो। एक्स अपने आप में 100% था, 12% मर गई तो बची कितनी? एक्स का 88%। कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। कितनी बकरियां बची हैं? अब इसमें से 5% मर गई, बचा कितना? 5% मर गई तो बची कितनी? इसका 95%। और ये आंकड़ा प्रश्न में आपको कितना दिया है? 8,360। समझ पा रहे हैं? चलो रीड कर पा रहे हो तो बताओ। तो ये एक्स क्या बता रहा है? प्रारंभ में बकरियों की संख्या। ये क्या बता रहा है? 12% मर गई, उसके बाद बची कितनी? इतनी बकरियां थी, 12% मर गई, उसके बाद इतनी बची। ये अपने आप में क्या है? 100%। अब इसका 5% मर गई तो इसका कितना बची? 95%। इतनी बकरियां फाइनली गांव में बची हैं, जो कि प्रश्न में कितना दिया है? 8,360 बोला है ना शेष। ये देखो 8,360। कैलकुलेशन कर लोगे? 4 से काटे हो क्या? 22, और ये कितना? 25। इसको 5 से काटे हो? 19, और ये कितना? 20। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 8,360 के बाजू में 25 और 20 जाएगा, और नीचे कौन आएगा? 22 और 19। अब कैलकुलेशन वगैरह अपने हिसाब से कर लेना। 19 से कटेगा क्या? 19 चौको 76, कितना बचेगा? फिर से 19 चौको 76, यही आएगा। 22 से कितने बार? 2 बार। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 2 जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10,000। ये सब नहीं बनाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये सब पढ़ाया हुआ है। डिमांड को ध्यान में रखो, ये इक्वेशन को बार बार समझाया हूं, रीड कैसे करते हैं। पढ़ो लिखोगे तब तो मतलब है, वरना क्या ही मतलब। बढ़ू आगे। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6 प्रश्न हो गए ना। इन 6 में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये प्रश्न करा चुका क्लास में, इसको बताने की आवश्यकता तो नहीं है। एक निश्चित राशि का 75% पहली बाजी में हारा, बचे का 75% दूसरी बाजी में हारा, उसके बाद बचे का 75% तीसरी बाजी में हारा। फाइनली कितना रुपए बचा उसके पास? 2 रुपए। तो प्रारंभिक राशि क्या निकालें? उत्तर 128। ये आप लोग खुद से बनाए हैं, क्लास में करा चुका ये, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिंपल सा प्रश्न, जल्दी बनाओ। क्या निकालें उत्तर? 75% निकालें सभी लोग। ये तो सिंपल सा प्रश्न है। एक टोकरी में कितने आम है? 375 आम बांट दिए गए छात्रों में। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत पूछा है, बचे आमों का प्रतिशत।
याद करो कौन किसका कितना प्रतिशत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन किसका कितना प्रतिशत है, उसमें कौन हमेशा ऊपर आता है, किसका हमेशा कहां आता है, नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, ये होता है 400 500 का तो कौन 400 किसका 500 का, 3 25 का तो कौन 3 किसका 25 का। तो यहां पर बोल रहा है एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम बांट दिए गए। अब 75 आम बांट दिए तो बचे कितने 225 आम बचे हैं, लेकिन बोला है कितने प्रतिशत आम बचे हैं। तो 225 जो है 300 का कितना प्रतिशत है ये पूछना चाह रहा है। 225 300 का कितना प्रतिशत है ये पूछना चाह रहा है। तो 225 ऊपर लिखूंगा क्या, और 300 कहां नीचे, मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, काटिए 3 से काटेंगे कितना आएगा 75। समझ आ रहा है प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 300 आम है मेरे पास, इसको ऐसा बोल दीजिए 300 विद्यार्थी बैठे हैं मान लीजिए आप लोग, इसमें 75 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है 225। अब इसमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो 225 300 का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। इसी प्रश्न को ऐसा देखो ना, बना देता हूं मैं, जैसे 300 विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी हैं, इसमें मैं बोल रहा हूं 75 हैं लड़के, और लड़कियां कितनी बची, सिंपल सी बात है 225। लड़कों का प्रतिशत बताओ कितना है, तो लड़कों का प्रतिशत का मतलब ये 75 जो है 300 का कितना प्रतिशत है ये पूछना चाह रहा है। तो 75 300 का कितना प्रतिशत है 25। लड़कियों का प्रतिशत बताओ, तो पूछना चाह रहा है कि 225 300 का कितना प्रतिशत है, तो 225 300 का कितना प्रतिशत है 75। ये 300 अपने आप में 100% है, 75 300 का कितना प्रतिशत है 25, और 225 300 का कितना प्रतिशत है 75। तो वही प्रश्न है और कुछ अलग नहीं है। तो 75 300 का, कौन 75 किसका 300 का, 225 300 का, तो आपको पढ़ा चुका हूं ये कि कौन ऊपर किसका नीचे, बन जाएगा। 27 नंबर के प्रश्न को कटवा दिया था क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन मैच नहीं होगा इसमें। प्रश्न तो बहुत आसान सा, इस प्रश्न को कटवा दिया था, इसको छोड़ दीजिए, है बहुत आसान सा प्रश्न ये बना। 26 नंबर क्या निकाले हैं 6850, ये भी तो सेम वही प्रश्न है ना, बन जाएगा। ये तो वही प्रश्न है, ये अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% कॉमा किया है, मनोरंजन पर 16% कॉमा किया है, शिक्षा पर 12% और बाकी बचा लेता है। यदि इसकी बचत इतनी है तो एक ही मासिक आय। अब देखो मासिक आय का ही 24% है, मासिक आय का ही 16 और मासिक आय का ही 12, कॉमा कॉमा करने का मतलब मासिक आय का ही 24, मासिक आय का ही 16 और मासिक आय का ही 12। तो मासिक आय का टोटल कितना परसेंट हो गया 52। तो यहां पर मासिक आय का 52% क्या कर रहा है वो खर्च। सारी जो व्यय है ये सारे के सारे मासिक आय पर ही हो रहे हैं। मासिक आय का ही 24%, मासिक आय का ही 16%, मासिक आय का ही 12%, तो मासिक आय का ही 24%, मासिक आय का ही 16%, मासिक आय का ही 12%। इसका मतलब सेम डेटा पर तीनों परसेंट लग रहे हैं। तो मासिक आय का 52% क्या किया व्यय दिया, क्या है आपको ये बचत दिया है, बचत, या यहां पर व्यय भी दे सकता था वो, लेकिन ये दिया क्या है बचत। तो मान लो उसकी मासिक आय क्या थी एक्स, एक्स का 52% व्यय किया तो बचत एक्स का 48%। बचत क्यों लिखा, तभी तो इक्वेट करूंगा ना यार, जो दिया रहेगा वही तो लिख करके इक्वेट करूंगा। ये क्या दिया है बचत और ये भी क्या है बचत। अगर ये व्यय दिया होता तो इधर भी क्या लिखता व्यय लिखता। इक्वेशन का मतलब बराबर के दोनों साइड एक ही चीज बताई जा रही है, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो एक्स का 48%, चूंकि 52% व्यय, तो बचत कितना एक्स का 48%, और ये आपको प्रश्न में दिया है 3288। सिंप्लीफाई करके कितना उत्तर निकाले 6850। 3288 को गुणा करेंगे किससे 100 से, और बटे में कितना 48। काटिए जिससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से कितने बार 25, 12 से 12 दूनी 24, कितना बचा 6 और 2 8, 12 सते 84, 12 चौको 48।
25 चौको 100 का 0, 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 और 10 185 का 5, 25 दूनी 50 और 18 कितना 68। ये सब तो आसान प्रश्न है यार, ये सब तो भरपूर किए हैं क्लास में आप। ये सब वैरायटी में अभी तक के प्रश्नों में एक आधी प्रश्न में डाउट होने लायक प्रश्न था, बाकी सब प्रश्न आप क्लास में ट्राई कर चुके हैं। बनेगा ना यार। शेष राशि अगर ऐसा बोलता कि 24% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 16%, तो बात अलग हो जाता। पता है ना ये सब। इसका उत्तर क्या निकाले हो 60%। याद है क्या किए हो इसमें? डाउट है क्या इसमें? कुछ किसी को डाउट है क्या? बताओ जल्दी से। बना है 60% की डाउट है किसी को? बाकी के प्रश्न को बनाए हो? इसको याद करो, बताया था मैं, 2 डेटा देगा, कौन सा 2 डेटा देगा वो मैटर करता है। बच्चे क्या करते हैं, पहला दूसरा लगा देते हैं, लेकिन याद करो मैंने बोला था कि प्रतिशत परिवर्तन का अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, 2 डेटा देगा तो प्रतिशत परिवर्तन का ये फॉर्मूला लगा देना। लेकिन मैंने बोला था थोड़ा ध्यान से, कौन सा 2 डेटा दिया है ये महत्वपूर्ण चीज है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बुक में भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ट्विस्ट आ जाता है। कौन सा 2% दिया है, तीसरा पूछ रहा है, मैटर करेगा। इसमें 3 डेटा है, देखो 3 डेटा, एक आपका प्रतिशत परिवर्तन, एक पहला और एक दूसरा। 3 डेटा है इसमें टोटल, पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और प्रतिशत परिवर्तन, टोटल मिलाकर के इसमें 3 डेटा है। कोई 2 डेटा देकर के तीसरा पूछेगा। अब ध्यान से देखो, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि बिक्री आय का मतलब क्या होता है, बेचने पर जो आय प्राप्त हो रही है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रेवेन्यू। बेचने पर जो आय प्राप्त हुई मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में 20% का वृद्धि होता है, तो X का मान क्या होगा? आप याद करो, मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले में 2 वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे, 2 वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे वो रिजल्टेंट कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, प्रतिशत परिवर्तन वाले स्थान पर बैठेगा। 2 वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे, 2 वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे वो रिजल्टेंट ये कहां बैठता है, प्रतिशत परिवर्तन के स्थान पर बैठता है। अब यहां पर देखो, क्लियर समझ में आ रहा है कि उत्पाद के मूल्य में अगर कमी होगी, उत्पाद के मूल्य में अगर कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बिक्री में क्या होगी, वृद्धि। बिक्री में क्या होगी, वृद्धि। ये दोनों मिलकर के किस पर प्रभाव डालेंगे, बिक्री आय जो होती थी, राजस्व, इस पर प्रभाव डालेंगे, राजस्व पर प्रभाव डालेंगे। तो ये बिक्री आय या राजस्व पर प्रभाव रिजल्टेंट, मतलब ये कहां बैठेगा, प्रतिशत परिवर्तन के प्लेस पे। उत्पाद के मूल्य में कमी का प्रतिशत पहला प्रतिशत और बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, दूसरा। याद आ रहा है, पढ़ाया था, याद आ रहा है। इतना आसान फॉर्मूला नहीं है, बच्चे इसको बहुत लाइटली लेके चलते हैं। पढ़ाने वाले भी बोल देते हैं कि 2 डेटा देगा, लगा देना इसको, लेकिन समझना है, अच्छे प्रश्नों में थोड़ा घुमाव पैदा होता है। आपको समझना है कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां पर उत्पाद के मूल्य में 25% का कमी, यह होगा पहला प्रतिशत। तो पहला प्रतिशत कितना, -25, क्योंकि कमी का डेटा है नेगेटिव। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि, तो बिक्री में वृद्धि का परसेंट क्या होगा, दूसरा परसेंट। इधर पे आ जाओ, पहला परसेंट कितना, -25, दूसरा परसेंट कितना, X बटा कितना, 100। और बिक्री आय में 20% का वृद्धि, राजस्व में 20% का वृद्धि, चूंकि वृद्धि है तो प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 20। अब यहां से X निकालना है आपको, समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 डेटा जो दिया है वो उसमें से एक पहला और दूसरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको समझना है कि 2 वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे वो कहलाएगा प्रतिशत परिवर्तन। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसके मूल्य में कमी कर दो तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। अब ये दोनों किस पर इफेक्ट डालेंगे, उसके बिक्री आय पर। पहले जो आय मिलता था अब आय ज्यादा मिल सकता है, कम मिल सकता है, तो बिक्री आय पर जो परिवर्तन होगा वो बैठेगा प्रतिशत परिवर्तन के नीचे। तो बिक्री आय में क्या हुआ है, 20% का वृद्धि, इसीलिए इसको क्या लिखा हूं, पॉजिटिव। पहला परसेंट
मूल्य में कमी का परसेंट नेगेटिव, दूसरा परसेंट वृद्धि किसमें, बिक्री में, वृद्धि मतलब पॉजिटिव। कैसे कैलकुलेट करेंगे, -25 को इधर भेज दीजिए, सबसे आसान तरीका। क्या हो गया, +25। यहां कितना बचा, x, 25 से काट दीजिए कितने बार, 4 बार, तो प्लस माइनस सीधे लिखता हूं, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सीधे यहां पर लिख देता हूं, माइनस कितना, x/4 होगा। कैलकुलेशन करते हैं यहां से, कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा ये 45, 4 का x में गुणा करेंगे और उसमें से एक तो x घटेगा, कितना बचेगा, बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे काटिए, बराबर के दोनों साइड काटेंगे तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो ऊपर वाला ऊपर से कटा, बराबर के दोनों साइड, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, और बराबर के एक ही साइड काटोगे तो ऊपर नीचे कटता है, तो मैं बराबर के दोनों साइड काट रहा हूं तो ऊपर वाला ऊपर से कटा, 15 का 4 में गुणा होकर x का वैल्यू कितना आया, 60 आया। तो ये फॉर्मूला जितना आसान लगता है उतना ही थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा। ये 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर यह फॉर्मूला सोचने पर मजबूर करता है। एक तो यह है जहां पे उत्पाद की कीमत में कमी का परसेंट दिया रहेगा, उसकी बिक्री में वृद्धि का परसेंट की बात करेगा, और ये दोनों मिलकर इफेक्ट किस पे डालेंगे, रेवेन्यू पर, राजस्व पर, बिक्री आय पर बनेगा। ये फॉर्मूला लगाते समय ऐसा नहीं कि बस 2% दिए हैं, इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा बोल दो और प्रतिशत परिवर्तन निकालने बैठ जाओ, ऐसा गलती मत करना यार। सोचना ना थोड़ा सा कि सर किसी वस्तु के उत्पाद, किसी वस्तु या उत्पाद के मूल्य को सर अपन कम करेंगे तो उसकी बिक्री में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये दोनों मिलकर के प्रभाव किस पर डालेंगे, बिक्री आय पर। तो बिक्री आय में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो वृद्धि हो चाहे वो कमी हो, ये कहां बैठेगा, प्रतिशत परिवर्तन में। ये पहला प्रतिशत और ये दूसरा। तो यहां पर प्रतिशत परिवर्तन आपको दिया था, पहला प्रतिशत दिया था, दूसरा पूछा था, बनेगा। एक्स वगैरह मान करके कभी बनाना ही मत, चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। यहां पर अगर बनाना ही होता तो प्रारंभिक मान को अपने मन से 10, 100 जो मानना था मानते, लेकिन मैंने बोला है ये फॉर्मूला बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है ऐसे प्रश्नों के लिए। बस लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कौन सा 2 डेटा दिया है, 3 डेटा है, देखो एकदम सिंपल सी बात है, 3 डेटा दिया है, प्रतिशत परिवर्तन है फॉर्मूले में, पहला प्रतिशत और दूसरा। 3 डेटा में पहचानना है कि प्रश्न में कौन सा 2 डेटा दिया है और तीसरा कौन सा पूछ रहा है। कभी आपको पहला दूसरा दे देगा और पूछेगा क्या, प्रतिशत परिवर्तन, कभी पहला और प्रतिशत परिवर्तन देकर के दूसरा पूछेगा, कभी दूसरा और प्रतिशत परिवर्तन देकर के पहला पूछेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, 2 वेरिएबल्स मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे वो कहलाएगा प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां पर उत्पाद के मूल्य में कमी का परसेंट कहलाएगा पहला परसेंट, उसके बिक्री में वृद्धि का परसेंट दूसरा, और इन दोनों से उसके बिक्री आय में जो फर्क पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत परिवर्तन। वृद्धि का डेटा को पॉजिटिव रखते हैं इसमें, कमी का डेटा को नेगेटिव, बनेगा। जैसे यहां पर पहचानो, तो यहां पर भी देखो 2 डेटा दिया है, अब पहचानो और बताओ मेरे को कौन सा 2 डेटा दिया है, कौन सा 2 डेटा दिया है। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओ कौन सा 2 डेटा दिया है। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। जल्दी से बताओ कौन सा 2 डेटा दिया है मेरे को, पहला और दूसरा दिया है, पूछा क्या है, प्रतिशत परिवर्तन। सिंपल सा है, देखो समझ में आएगा। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा उसके दैनिक आय पर। जैसे मान लो मेरा प्रतिदिन का कार्य समय 9 घंटे का है, वो बढ़ गया, तो इससे मेरा वेतन भी तो प्रति घंटे बढ़ेगा ना यार। मेरा कार्य समय 9 घंटे का है प्रतिदिन का, वो बढ़ गया 10 घंटा हो गया, तो मेरा वेतन भी प्रति घंटे क्या होगा, बढ़ेगा। ये दोनों मिलकर के किस पर प्रभाव डालेंगे, दैनिक आय। समझ आ रहा है। तो यहां पर आपसे दैनिक आय में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई ये पूछ रहा है, मतलब प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। पहला प्रतिशत क्या दिया है, 15, और दूसरा प्रतिशत क्या दिया है, 20। दोनों वृद्धि का है तो दोनों को पॉजिटिव, पहला 15 और दूसरा 20, कितना होगा, 35 होगा ना यार। यहां पे कितना आएगा, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, 35 और 3 कितना हो गया, 38। समझ आ रहा है। तो एकदम सिंपल सा काम है,
थोड़ा सा पहचानना कि कौन सा दो डेटा दिया है और कौन सा पूछ रहा है। तो यहां पे देखो, मेरा कार्य समय प्रतिदिन बढ़ेगा तो वेतन भी बढ़ेगा प्रति घंटा, ये दोनों मिलकर मेरे दैनिक आय पर इफेक्ट डाल देंगे, बनेगा। इसी पे आधारित एक और प्रश्न था, देखो, तेल के मूल्य में 20% तक बढ़ोतरी हो जाती है, किंतु इसकी खपत कितना प्रतिशत बोला था, यहां पे डेटा मिसिंग था ना, 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है, ये था ना। यहां भी करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर 8 से ही 1/3% आएगा। चलिए यहां पर बताइए तो कौन सा दो डेटा दिया है और तीसरा पूछ रहा है, जल्दी बताइए। यहां पर मैं लिखता हूं प्रतिशत परिवर्तन, बताना कौन सा दो डेटा दिया है और कौन सा पूछ रहा है। प्रतिशत परिवर्तन, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला इंटू दूसरा बटा 100। जल्दी से बताओ कौन सा दो डेटा दिया है। तेल का मूल्य बढ़ गया किंतु इसकी खपत इतना प्रतिशत तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। क्या दिया है, पहला दूसरा दिया है। सोचो ना, आप इसको दैनिक जीवन से जोड़िए अपने। जैसे मान लीजिए तेल की जो कीमत है वो बढ़ गई, तो आप अपनी खपत को क्या करते हो, कम करते हो। ये दोनों किस पर आपके इफेक्ट डालेंगे, आपके खर्च पर। समझ आ रहा है, तेल की कीमत बढ़ेगी, देखो तेल की कीमत बढ़ी, आपकी खपत आपने थोड़ी कम कर दी। अब ये दोनों वेरिएबल मिल करके किस पर इफेक्ट डालेंगे, जो आपका खर्च होता है तेल पर, उस पर इफेक्ट डालेंगे। और समझ पा रहे हो ना, तेल का मूल्य बढ़ा, आपने उसकी खपत क्या की, कम। ये दोनों किस पर प्रभाव डालेंगे, तो आपका जो तेल पर खर्च है ना प्रति माह का, उस पर प्रभाव डाल देंगे। तो आपको पहला प्रतिशत दिया है कितना, 20, वृद्धि का है तो पॉजिटिव। दूसरा प्रतिशत क्या है, 25/3, कमी का है तो कैसा रखो इसको, नेगेटिव होगा। पहला प्रतिशत 20, दूसरा कितना, -25/3 डिवाइड बाई कितना, 100। यहां से कैलकुलेशन करो और निकालो क्या आएगा। 10% का वृद्धि या कमी, पॉजिटिव आए तो वृद्धि, नेगेटिव आए तो कमी, क्या आएगा, वृद्धि आ रहा है। कर लेंगे काम, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसमें पहचानना बस है आपको कि कौन सा 2% दिया है। किसी व्यक्ति का सैलरी इतना परसेंट बढ़ाया, फिर इतना परसेंट बढ़ाया, तो पहला दूसरा दिया है, उसमें तो क्लियर समझ में आ जाता है। किसी व्यक्ति का सैलरी इतना परसेंट बढ़ाया, फिर इतना परसेंट कम किया, पहला दूसरा दिया है। लेकिन तेल के मूल्य, उत्पाद की कीमत, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बसीर का कार्य समय वाला प्रश्न हो गया, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा दिमाग लगाना कि दो वेरिएबल मिल करके जिस पर प्रभाव डालेंगे वो बैठेगा प्रतिशत परिवर्तन में। तो यहां पर तेल का मूल्य बढ़ेगा तो मेरी खपत थोड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कम करूंगा मैं, तो ये दोनों मेरे खर्चे पर प्रभाव डालेंगे। मेरा खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तेल का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी खपत थोड़ी मैं कम करूंगा, तो ये दोनों मिलकर के मेरे खर्चे पर प्रभाव डालेंगे। तो मेरा खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये मेरा जो तेल पर खर्चा है, तेल पर जो मेरा व्यय है, ये कहलाएगा प्रतिशत परिवर्तन। और तेल के मूल्य में वृद्धि, ये पहला प्रतिशत, और उसकी खपत में कमी, ये क्या कहलाएगा, दूसरा। कैलकुलेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यार, अरे बोलो, हो जाएगा ना कैलकुलेशन। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, ये 25/3 काटो, 20 से कितने बार, 5 से कितने बार, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 5/3 आएगा ऐसा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम कितना, 3, 1 से भाग दूंगा 3 बार, 3 का 20 में गुड़ा, 3 से भाग दूंगा 1 बार, 1 का 25 में गुड़ा, 1 का 5 में गुड़ा, 60 में 25 घटाया 35, 45 ना, 35 में 5 घटाया 30, 30/3 कितना आया, 10। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब मेरा व्यय 10% बढ़ गया है। कैलकुलेशन तो कर ही लेना, इतना सारा मैथ्स पढ़ चुके हो यार, फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना सब सिखा चुका हूं। पहचान पाओगे कौन सा दो डेटा दिया है, तीसरा पूछ रहा है, पहचान पाओगे ना। दो वेरिएबल मिलकर जिस पर प्रभाव डालेंगे, दो वेरिएबल मिलकर जिस पर प्रभाव डालेंगे वो कहलाएगा प्रतिशत परिवर्तन। तो यहां पर पहला प्रतिशत कौन होगा, तेल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत।
खपत में कमी का प्रतिशत दूसरा, और जिस पर प्रभाव डालेंगे, किस पर डाल रहे हैं, तो ये प्रभाव डाल रहे हैं किस पर, खर्च पर, मेरे व्यय पर। समझ आ रहा है? तो मेरा जो व्यय है तेल पर, ये क्या कहलाएगा, प्रतिशत परिवर्तन। सबसे आसान है ये, इसीलिए याद रखिएगा, बहुत काम का फॉर्मूला। देखो 3 प्रश्न इसी फॉर्मूले से बनाया हूं मैं, 3 क्या, और भी प्रश्न है प्रैक्टिस शीट में। यहां पर आपको समझना था कि सर पहला प्रतिशत ये हो गया, दूसरा प्रतिशत x है, और प्रतिशत परिवर्तन दे दिया है 20। इससे पहले वाले में बसीर का कार्य समय इतना प्रतिशत बढ़ गया प्रतिदिन का, तो प्रति घंटे वेतन बढ़ गया, तो ये दोनों मिलकर के उसके सैलरी पर प्रभाव डालेंगे। तो पहला दूसरा दिया है और प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई तो मेरी खपत थोड़ी कम कर दी मैंने, ये दोनों मिलकर प्रभाव डालेंगे मेरे जेब खर्चे पर, मेरे व्यय पर। तो मेरा जो व्यय है ये कहलाएगा प्रतिशत परिवर्तन, पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत दिया है। नेगेटिव रखेंगे कमी का प्रतिशत को, तो 8 से 1/3 को सॉल्व किया था मैं, तो क्या आया था, 25/3। कमी का है तो नेगेटिव, कमी का है तो नेगेटिव। सॉल्व कैसे किया, प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, 20 पंचे 100, 5 से 25, 5 बार में। अब नीचे कुछ नहीं था, 1 ले लिया, 1 3 और 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग दिया 3 बार गया, 3 का 20 में गुड़ा 60, 3 से 3 को भाग दिया 1 बार गया, 1 का 25 में गुड़ा 25, 3 से 3 को भाग दिया 1 बार गया, 1 का 5 में गुड़ा 5, 35 में 5 गया, 30/3 यानी कितना, 10। इसको कौन बनाया है, 27,000। कौन बनाया है इसको, और कौन बनाया है इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताइए और कौन बनाया है। बनाया है कोई और, नहीं बना, क्या क्या करके बनाए हो आप, वो जो ना सर 80% दिया है ना, और बचत का अनुपात दिया है, मतलब जो 20% बचा है ना उसका अनुपात 8 है, और जो 85 में से 15 बचा है उसका 9 है, और 75 में से, ठीक है, कंपेयर करके बनाए हो, उसका 100 का लिया है तो निकल गया, जैसे 20 का 8 निकला है तो 100 का निकल गया 40, ऐसे करके सब 100 निकाल दिया हमने। ठीक है, डिफरेंट निकाला था, ठीक है। देखो एक्स वगैरह मानोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, सीधे कंपैरिजन करेंगे, ठीक बोल रहे हो आप, सीधे कंपैरिजन करेंगे। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में 27,000 आया है, ठीक है, देखना समझा रहा हूं मैं। उससे पहले मेरे को ये बताओ, इस प्रकार का कंपैरिजन आता है आपको, जैसे मैं बोलूं कि 25% का वैल्यू मान लो एग्जाम्पल के लिए 15 है, 25% का वैल्यू 15 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा ना, अरे बनेगा कि नहीं, 25% का वैल्यू 15 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये कर देना सीधे। सर इसको 100% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई लगेगा, 4 का, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 60। सबसे आसान ये होता है यार, सर 25% को 100% करने के लिए 4 का गुणा लगा, तो इधर भी 4 का गुणा करके 60 बोल दिए अपन। एक तरीका ये भी था कि 25% का वैल्यू कितना, 15, तो यहां से 1% का वैल्यू कितना, 15/25, तो 100% का वैल्यू कितना, 15/25 इंटू कितना, 100, कितना आ गया, 60। ये एक एक नियम बचपन में जो पढ़े हो आप, बचपन में पढ़े हो ना, एक एक नियम, 4 संतरों का मूल्य 24, तो 1 का मूल्य 24/4 यानी 6, 10 का मूल्य 10 इंटू 6, 15 का मूल्य 15 इंटू 6, 1 का मूल्य मिला तो जितने का पूछा उतने का बता सकते हो, 1 का मूल्य अगर मिल गया तो जितने का पूछा उतने का बता सकते हो। तो यहां पर 25% का वैल्यू अगर 15 है तो मैं बोल रहा 100% का वैल्यू, तो जहां पर ऐसा दिखता है, समय और कार्य में भी तो ऐसा कुछ बता रहा था यार, याद करो ना, समय और कार्य में भी तो लास्ट में ऐसा जो सीधे लिखते थे अपन, टाइम एंड वर्क में पूरा समझाया था, याद बात रहता नहीं है, क्या एग्जाम निकालोगे आप लोग ऐसे में यार, ना पढ़ लिख के आना है, टाइम पास करते हो बस पैसा दे के कोचिंग वालों को। 25% का वैल्यू कितना, 15, 100% करने के लिए 25 को 4 से गुणा कर दो, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका 25% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू कितना 15/25 होगा क्या? तो 100% का वैल्यू 15/25 इंटू 100 कितना आएगा 60 है। समझ आ रहा है? तो जहां पर ऐसा दिखता है वहां पे ऐसा कर दिया करो, जहां नहीं दिखता वहां पे ऐसा पूरा जाए करो यार। बाकी समानुपात में ले सकते हो आप, समानुपात में ऐसा सर 25% का वैल्यू कितना 15, 25% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू कितना x बोल के ऐसा प्रोपोर्शन में समानुपात में मार दो इसको, 25 100 को 100, तो x का वैल्यू कितना हो गया। देखो समानुपात में होगा सर, अरे अनुपात समान रहेगा ना। 4 किलो का मूल्य 24 है तो 10 किलो का मूल्य कितना होगा, तो 4 का मूल्य 24, मतलब रेशियो क्या है 1:6, तो 10 का मूल्य क्या होगा 60, 1:6 वहां भी तो बनेगा, तो सेम रेशियो में होगा सर। तो 25% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू x बोल दिया, 25/100 किया बराबर 15/x, 25 चौको 100, x का वैल्यू 60। कितने सारे तरीके हैं, 25% का वैल्यू 15, तो 100% के लिए 25 का 4 में गुणा किया, इधर भी 4 में गुणा हो गया। 25% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू 15/25, तो 100% का वैल्यू 1% मिल गया सर। जितने का निकालना है मल्टीप्लाइड बाय उतना कर दो आप सर। सेम रेशियो में ले लो, 25% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू x, सेम रेशियो में आएगा सर। ये 25 से काटो 4 बार, 4 का गुणा 15 में करो 60। इसके अलावा ये याद है 50 रुपए को a और b में 3:2 में बांटेंगे तो a को कितना मिलेगा, b को कितना मिलेगा, याद है? सीधे बोलते हैं ये 50 क्या है, टोटल वैल्यू ना। टोटल मतलब किसका, 5 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू 30, 2 का वैल्यू 20। ये सब याद है? चलो इसमें आ जाओ, देखो ध्यान से समझना। आपको बोल रहा है ए बी सी अपनी आय का क्रमशः इतना इतना और इतना % खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात ये है, यदि उनकी बचत का अनुपात ये है तथा ए और सी की आय में अंतर 18,000 है, ए और सी की आय में अंतर 18,000 है, तो बी की आय क्या होगी। तो पूरा फोकस मैं क्या करूंगा पता है, मैं पूरा फोकस करूंगा कि ए बी सी की आय में अनुपात मेरे को मिल जाए। ए बी सी में मेरे को आय का अनुपात मिल जाए, ए बी सी में मेरे को आय का अनुपात अगर मिला ना सर तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि ए बी सी में मेरे को आय का अनुपात मिला सर, तो ए और सी की आय का अंतर मतलब इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू 18,000 है, तो फिर इसका वैल्यू बता दूंगा मैं इतना होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब ए बी सी की आय का अनुपात मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है। ऐसे सोचा करो प्रश्न को कि सर मेरे को एबीसी की आय का अनुपात पे फोकस करना है, क्योंकि एबीसी की आय का अनुपात मिला तो ए और सी की आय में अंतर कितना है 18,000, इसमें और इसमें अंतर 18,000 है, तो इन दोनों का डिफरेंस उतने का वैल्यू 18,000, इतने का वैल्यू कितना आराम से बता देंगे। तो पूरा फोकस एबीसी की आय के अनुपात में है। कैसे निकलेगा एबीसी की आय का अनुपात, देखना ध्यान से समझना। लिख रहा हूं, इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ए की आय अपने आप में कितना रही होगी 100%, बी की आय अपने आप में 100% और सी की आय अपने आप में 100%। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? आपकी आय अपने आप में 100% है ना, मेरी आय अपने आप में 100%, किसी और की आय अपने आप में 100%। अब ए अपनी आय का कितना खर्च करता है, जल्दी बोलो, 80% खर्च, तो बचाता कितना है? बी अपनी आय का कितना % खर्च करता है, तो बचाता कितना है? सी अपनी आय का कितना खर्च करता है, तो बचाता कितना है? होगा ऐसा। अब देखो ये क्या है, ए की बचत कितनी 20% है। अब 20% का वैल्यू जल्दी से बताओ कितना है, तो 20% का वैल्यू कितना है 8। अरे है कि नहीं है? देखो ना उनकी बचत का अनुपात दिया है ना, एबीसी की बचत का अनुपात, तो 20% का वैल्यू अगर 8 है, तुलना करना जल्दी से सर, 20% का वैल्यू कितना है 8, तो जल्दी से बोलो 100% का वैल्यू क्या लिखूंगा। इसका मतलब ए की आय का डेटा मिल गया मेरे को कितना 40 मिला। आगे बढ़ा, 15% का वैल्यू जल्दी से बोलो कितना है 9 है ना। अरे ये बी का बचत है और ये भी तो बी का बचत है, तो 15% का वैल्यू कितना 9। तो सर यहां से 100% निकालने के लिए क्या करूं, तो यहां पे तो सीधे सीधे निकलेगा नहीं सर, तो मैं 1% निकाल देता हूं। 1% कितना 9/15, तो यहां से 100% निकाल देता हूं सर, कितना आएगा 9/15 इंटू 100। जहां पे नहीं निकलता वहां पे ये तरीका है, 3 तिया 9, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा 100% का वैल्यू 60। तो मेरे को मिल गया बी का डेटा कितना 60।
ये हो गया बी का आय कितना 60। समझ पा रहे हैं? 25% का वैल्यू कितना है 20। देखो ना 25% का वैल्यू कितना 20, 25% का वैल्यू 20, जल्दी से बोलो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का गुणा लगेगा 80। ये तो आसान था सर। मिल गया मेरे को सी का भी आय कितना 80। 40 60 80 मतलब 2 3 4। मिल गया मेरे को ए बी सी की आय का अनुपात कितना 2 3 4। वापस से समझा रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान तरीके से बता रहा हूं। पहली बात तो अपन को फोकस क्या करना था, अपन को फोकस करना था ए बी सी की आय के अनुपात में। ए बी सी की आय के अनुपात को अपन को फोकस करना था, क्योंकि ए बी सी की आय का अनुपात मिला, अगर ए बी सी की आय का अनुपात अगर अपन को मिला तो काम खत्म अपना। तो ए बी सी की आय का अनुपात अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत है, बहुत लेंदी होगा। तो ए बी सी की आय का अनुपात खोजने बैठ गए अपन बोले ए का आय अपने आप में 100%, बी का आय अपने आप में 100%, सी का आय अपने आप में 100%। जैसे मेरा आय मान लो इतना है, अब कितना है छोड़ो, जितना भी होगा अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था कितना, क्या ही करोगे पता करके, गरीब लगूंगा आप लोग को फिर मैं कितना नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं भाई, कम ही बोला रहा हूंगा, जितना भी बोला रहा हूंगा वो मेरा, लेकिन कम ही रहा होगा वो एक्स मान लो देखो कितना बोला था यार, ज्यादा बोल दिया था क्या, तो वो सही नहीं रहा होगा 2 लाख, तो आप उसको सही मान लिए क्या, कम ही बोला था भाई ज्यादा है बल्कि। कौन सी वीडियो में बोल दिया ऐसा यार, तो मेरे मुंह से ऐसा निकला तो आपको लगा वही मेरी आय है। मैं भी बोल दूं 10 लाख तो आपको लगेगा 10 लाख मतलब आप चेहरे पढ़ लेते हैं, आप मेरी आय को डिकोड कर लिए हैं, रीजनिंग ज्यादा पढ़ दिए थे आप, इसलिए आपको लगा कि ये जो मुंह से निकला है ये सही है, क्योंकि फ्लो में मुंह से निकल जाता है। यदि मेरी आय इतनी है तो क्या पता इतनी रही हो सर। देखो जितनी भी आय है वो अपने आप में क्या है 100% है, जितनी भी आय है वो अपने आप में 100% है। तो वैसे ही बोल रहा है ए की आय अपने आप में 100%, बी की आय अपने आप में 100%, सी की आय अपने आप में 100%। अब ए अपनी आय का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%, बी अपनी आय का 85% खर्च करता है तो बचाता है 15, सी अपनी आय का 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है 25। अब अपन को बचत का रेशियो दिया है, देखना कितना अच्छा प्रश्न था। अपन को बचत का रेशियो दिया है, देखना बचत का रेशियो क्या है 8:9:20। अब यहां से समझो कि ये 20% जो बचत है मेरा, ये 20% जो बचत है मेरा वो 8 के बराबर है ना, 20% बचत 8 यूनिट के बराबर है, यही तो मतलब हुआ। तो 100% ये अपने आप में क्या है आय है। 20% अगर 8 यूनिट के बराबर है, 20% अगर 8 यूनिट के बराबर है तो फिर ये 100%, क्योंकि ये 20% किसका पार्ट है आय का, तो ये 20% अगर 8 के बराबर है तो ये 100% किसके बराबर होगा, तो 20% अगर 8 के बराबर तो 100% किसके बराबर 40। ये मेरे को एक की आय का डेटा मिला 40 यूनिट, 40 रुपया नहीं 40 यूनिट। बी की बात करें 15% किसके बराबर 9 के बराबर, 15% 9 यूनिट के बराबर है तो ये 100% किसके बराबर होगा, तो आपने निकाल लिया 15% 9 के बराबर तो 1% 9/15, अरे होगा ना, अभी समझा रहा था। तो 100% जहां पे क्लियर दिखता है वहां पे खत्म करो, जहां नहीं दिखता वहां 1% का वैल्यू निकालो, 1% 9/15, तो 100% 9/15 इंटू 100 मतलब किसके बराबर 60। मिल गया मेरे को बी की आय का डेटा। 25% कितने यूनिट के बराबर 20, तो 100% कितने यूनिट के बराबर 80। यहां पे क्लियर दिख रहा है 25 को 100 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो 20 में 4 का गुणा कितना 80। रेशियो मिल गया कितना 2:3:4। समझ आ रहा है, ये मेरे को मिल गया ए बी सी की आय का अनुपात, क्या मिला 2:3:4। अब खत्म क्वेश्चन देखो। अब बोला क्या है ए और सी की आय में अंतर, ए और सी की आय में अंतर कितना है 2 यूनिट्स का वैल्यू कितना 18,000, तो एक का वैल्यू 9,000, तो 3 का वैल्यू 27,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। मेहनत बस इतने में था, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या था।
आय का रेशियो मिलने के बाद देखो ना ये क्या है, ए और सी की आय में अंतर, ए और सी की आय में अंतर कितना है 2, तो 2 यूनिट्स का वैल्यू दिया है कितना 18,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000, एक का वैल्यू 9,000। तो आपसे पूछा है बी की आय, मतलब 3 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 27,000। खत्म हो गया। देखो समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग प्रश्न था। एक्स वगैरह मानोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, के वगैरह मानोगे तो बहुत लेंदी, कंपैरिजन करो। इसीलिए प्रैक्टिस शीट बनाने बोल रहा हूं भाई, प्रैक्टिस शीट का महत्व समझो, तब एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। सी का 9 चौको 36 आएगा, सी का। ठीक, प्रैक्टिस शीट बनाओगे ना तब एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन बनेंगे आपसे। देखो ना हर प्रश्न रैंडम रैंडम ऐसा चल रहा है। क्लास में टॉपिक वाइज चीजें पढ़ते हैं अपन, इस पैटर्न के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन। मैं तो फिर भी कोशिश करता हूं कि रैंडम रैंडम क्वेश्चन क्लास में कराऊं। बहुत सारा रैंडम क्वेश्चन करते हैं, हर प्रश्न को चेंज करता हूं मैं कुछ ना कुछ, लेकिन प्रैक्टिस शीट में और ज्यादा चेंजेस दिखता है आपको। उसको एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब आप प्रतिशत सीख लिए हो। एसडी यादव जैसा बुक उठा के पढ़ोगे ना तो फिर कभी नहीं बनेगा मैथ्स आपसे, क्योंकि उसमें ऐसा टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, एक ठो बनाए देख ताक के इधर उधर से, उसके बाद 9 ठो सेम वैसे बनेंगे, केवल डेटा को चेंज कर रहे हो आप। तो ऐसे प्रश्न को लगाने से दिमाग नहीं बढ़ेगा आपका, और बैल बुद्धि टाइप का चलते रहेगा दिमाग को। फिर एग्जाम में तो चैप्टर छोड़ो, एग्जाम में तो फिर प्रतिशत चैप्टर के रैंडम क्वेश्चन नहीं, चैप्टरों के रैंडम क्वेश्चन आएंगे। लाभ हानि, फिर समय दूरी, फिर प्रतिशत, फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, फिर बेसिक, कुछ भी दे देगा वहां तो। यहां तो एक ही चैप्टर के अंतर्गत रैंडम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वहां तो चैप्टर रैंडम मिलेंगे आपको, तो वो कैसे एक्सेप्ट करोगे फिर आप। यही सब दिक्कत है बच्चों के साथ, प्रैक्टिस शीट बनाते नहीं हो, जैसे बैठे हो तीनों सामने तीनों मूर्ति बन के। क्यों नहीं बनाए हो? अभी कहीं घूमने गए थे क्या? कहाँ? इधर बीच में आप कहीं घूमने गए थे क्या? कहाँ गए थे? तो क्या सर आई थी मैं मॉर्निंग क्लास में कनेक्ट नहीं हो रहा है बाबा। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो? विष्णु देवसाय बन गए हो आप भी। कनेक्टर पूछूंगा, कुछ बताओगे कुछ? ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या निकाले हो? अच्छा प्रश्न है ये। यहां पर भी डेटा को कैसे मानेंगे समझना, इसलिए इस प्रश्न को बता रहा हूं। काम के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना है? 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी, मतलब पुराना बचत और नया बचत चाहिए मेरे को, समझना बात को। बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? ठीक है 7% आएगा, फिर भी समझा रहा हूं। देखो पुराना बचत मेरे को चाहिए और नया बचत मेरे को चाहिए, ताकि मैं बता पाऊं कि बचत जो है वो कितना परसेंट बढ़ेगा। तो मेरे को पुराना बचत चाहिए और नया बचत चाहिए, ताकि मैं बता पाऊं कि बचत कितना परसेंट बढ़ेगा। अब उसके लिए पहले अपन क्या करें, ये सब तो पता है कि आय और व्यय दे दूं तो बचत बता ही दोगे आप, आय और बचत दे दूं तो व्यय बता दोगे आप, व्यय और बचत दे दूं तो आय बता दोगे आप। आय व्यय बचत, इन तीनों में कोई भी 2 डेटा दे दूंगा तो तीसरा बता दोगे ना यार। जैसे आय 1000 और व्यय 800, तो बचत कितना? 200। आय 1000 और बचत 200, तो व्यय कितना? 800। व्यय 800 और बचत 200, तो आय कितना? 1000। अरे बता दोगे ना यार। 1000 आय, 800 व्यय, तो बचाए कितना? 200। 1000 आय और बचत है 200, तो व्यय कितना हुआ है? 800। व्यय 800 हुआ है और बचा है 200, तो आय कितना रहा होगा? 1000। वही बोल रहा हूं। तो यहां पर को समझो कि बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि, मतलब मेरे को चाहिए पहले कितना बचत था और अब कितना बचत है। तो उसके लिए देखते हैं इनिशियल डेटा। राम के खर्च और बचत का अनुपात दिया है 5:3। शुरुआत का डेटा है, खर्च कितना है 500 और बचत कितना है 300। सर 500 और 300 का है माने, पहली बात तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो फर्क तो पड़ना नहीं है, तो 500 ही क्यों माने?
500 इसलिए माना क्योंकि 2 जीरो लगाने पे परसेंटेज लिखने में मेरे को आसानी हो जाएगी। 2 जीरो लगाने पे परसेंटेज लिखने पे मेरे को आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसका कितना भी परसेंट लिखूं, परसेंट के नीचे वाले 100 का 2 जीरो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मान ही रहे हो तो दिमाग लगा के मानना। 500 और 300 ही क्यों माने, 5 और 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 मानने से फायदा यह है, जैसे मैं बोला 500 में 10% का वृद्धि करो, तुरंत कर दोगे। 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। 500 का 10%, 10%, 10 बटा 100, 100 वाला 2 जीरो, 500 वाले 2 जीरो से कैंसिल, ये फायदा होगा। इसीलिए 500 और 300 मान रहा हूं मैं। 5 और 3 मानो, 50, 30 मानो, सब में उत्तर आएगा। 500 मानने का फायदा यह है कि इसका कोई भी परसेंट जब मैं लिखूंगा तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से बार बार कटेगा, इसीलिए 500 और 300 माना मैं। अब मेरे को जल्दी से बताओ, खर्च 500, बचत 300, तो आय कितना रहा होगा, आय कितना रहा होगा, 800। 3 डेटा मिल गया मेरे को। अब क्या हुआ, नया डेटा। अब नया डेटा में आ जाओ। नया क्या क्या हुआ, आय 12% बढ़ गई, आय 12% बढ़ी। जल्दी से नया आय बताओ। 800 में 12% का वृद्धि करो तो 800 का 12% 96 होगा। अरे 800 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 इंटू 12 कितना, 96। 96 बढ़ गया तो नया आय कितना हो गया, 896 हो जाएगा। इसीलिए 800 मान रहा हूं, इसीलिए 500 300 मान रहा हूं। अरे समझ पा रहे हैं, 500 300 मानने का फायदा दिख रहा है आपको। 500 300 माने तो आय मिला 800, अब आय में 12% का वृद्धि किए तो 800 का 12% 96, अरे होगा ना, 96 बढ़ गया तो नया आय कितना हो गया, 896। खर्च 15% बढ़ गया, जल्दी से 500 का 15% 75, अरे 75 होगा, 75 बढ़ गया तो कितना हो गया, 575 हो गया। अब नया आय मिल गया, नया खर्च मिल गया, तो नया बचत बता पाओगे क्या, आय है 896 जिसमें खर्च है 575, तो जल्दी से बोलो बचत कितना है, जल्दी बोलो कितना है, 321। तो पहले बचत कितना था, 300, और अब कितना हो रहा है, 321। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 21 रुपए का वृद्धि किस पर, 300 पर। तो 21 300 का कितना परसेंट है, 21 300 का 7%। ये देखो ये फायदा हो रहा है, ओरली कैलकुलेशन सब हो जा रहा है इससे, समझ आ रहा है, सारा कैलकुलेशन ओरली हो जाता है। मानते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, राम के खर्च और बचत का अनुपात आपको दिया है, राम के खर्च और बचत का अनुपात। तो खर्च को 500 लिए, बचत को 300 लिए। 500 और 300 लेने का फायदा आपको दिखा, 500 लिए खर्च और 300 लिए बचत, तो आय कितना हो गया, 800। अब आपको नया डेटा, प्रश्न में जो डेटा दिया है उसको पढ़ करके लिखना होगा। आय में 12% का बढ़ोतरी हो गया। अब आय में 12% का बढ़ोतरी, तो पहले कितना आय था, 800, 12% बढ़ गया तो 800 का 12% तुरंत देखो, 800 का 12% कितना, 96, 96 बढ़ गया तो नया आय कितना हो गया, 896। खर्च 15% बढ़ गया तो 500 का 15% कितना, 75, 75 बढ़ गया तो कितना हो गया, 575। तो नया आय ये, नया खर्च ये, तो नया बचत कितना हो गया, 321 होगा ना यार। तो पहले बचत 300 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 321। कितना ज्यादा हो रहा है बचत, 21, किस पर, 300 पर। तो 21 300 का कितना परसेंट है, 7 बनेगा। अरे समझ आ रहा है प्रश्न, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं ये। इसको बनाए थे क्या 7%, क्या माने थे इसमें, और इधर 5 के 3 के ऐसा माने थे क्या, ठीक है, बन तो रहा है कम से कम, बन तो रहा है कम से कम, और उसी में थोड़ा सा डिस्कशन करने से चीजें समझ में आ रही हैं कि कम और कैसे करें। बन तो रहा है, चीजें समझ में तो आ रही हैं। आप 5 के 3 के माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से आय कितना निकाले, 8 के, फिर नया आय हो गया होगा, 8 के में क्या की होगी, 12% का वृद्धि, लेंदी आय होगा। फिर नया खर्च, 5 के में 15% वृद्धि, नया खर्च आया होगा। फिर दोनों का डिफरेंस करके नया बचत आया होगा, के कट गया होगा, दोनों साइड से निकला होगा आंसर। लेकिन उसी को अब थोड़ा सा इस तरीके से सोचना जिससे काम अपना आसान हो जाए। परसेंटेज में सामने वाला बोलेगा आंसर, तो बिना एकदम चिंता फिकर के अपने मन से डेटा को माना करो, के एक्स ये सब मानना ही नहीं है। शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, वीडियो जो भेजा उसको देखना, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको नहीं बता रहा हूं। वीडियो जो भेजा था देखना, एक वीडियो का लिंक आया होगा, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। बोल दीजिएगा जाके रिसेप्शन में।
क्लास में करा चुका हूं इसको? अरे करा चुका हूं ना एलिगेशन। क्या निकाले इसका उत्तर? क्लास में करा चुका हूं। एलिगेशन मेथड से बनेगा ये, एलिगेशन मेथड पूरा बताया हूं। ये सब तो बन जाएगा आपसे। मैं 2 प्रश्न और बता दे रहा हूं, 10 मिनट क्लास और लूंगा। 2 प्रश्न और बता रहा हूं, थोड़ा समझो। 2 प्रश्न और बता रहा हूं, अच्छे प्रश्न है वो। एक तो ये बताना चाह रहा हूं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये बनाए हो कोई? 15 नंबर सी आया है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना इसको, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। एक बात इससे पहले समझो, एक बात समझना इससे पहले। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं a/2, ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट समझो। अगर मैं ऐसा लिखूं कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताओ तो क्या उत्तर बताओगे? यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या बताओगे? अरे बोलो, 2 3 4। अरे होगा ना? बराबर में डेटा दिया रहता है तो बराबर में के मान लेते हैं। ध्यान से समझना, फिर अपन याद ही कर लेंगे इसको। बराबर में डेटा दिया रहता है ना तो अपन क्या करते हैं, जनरली बराबर में ऐसा के मान लेते हैं, ऐसा के नियम बोलते हैं इसको। तो यहां से a का मान क्या आता है 2k, b का मान क्या आता है 3k और c का मान क्या आता है 4k। अपन को चाहिए क्या? a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान 2k, b का 3k और c का 4k। के कटा a b c का रेशियो कितना आया? 2 3 4। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, अब अपन को याद कर लेते हैं अपन इसको। होता ऐसा है, समझ पा रहे हैं? और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है बस। तो ऐसा कोई डेटा दिया है और यहां से एबीसी का रेशियो पूछूं तो डायरेक्ट बोलना सर ऐसा कोई डेटा दिया है और यहां से आप एबीसी का रेशियो पूछोगे ना, इस प्रकार का कोई फॉर्मेट है, ए के नीचे जो भी हो, बी के नीचे जो भी हो, सी के नीचे जो भी हो, इस प्रकार का कोई डेटा दिया है सर और आप एबीसी का रेशियो हमसे पूछेंगे तो डायरेक्ट हम बताएंगे कि एबीसी का रेशियो क्या होगा 2 3 4 ऐसा होगा, डायरेक्ट हम बताएंगे सर। अब इसको याद कर लो दिमाग में। अगर मैं प्रश्न ऐसा दे दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो एबीसी का रेशियो, तो आप क्या करना सर? ऐसे में तो लफड़ा होगा, ऐसे में तो लफड़ा है। हमने तो ऐसा याद किया है कि a के नीचे b के नीचे c के नीचे, लेकिन आपने तो a के बाजू में b के बाजू में c के बाजू में दे दिया है। तो यहां पर क्या करना, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ना 2a बराबर 3b बराबर 4c, बराबर में k मानेंगे तो a का वैल्यू k/2 आएगा, b का k/3, c का k/4, तो फ्रैक्शन का लफड़ा आएगा वहां पर। तो आप क्या करना सर, पहले हम इसको इस प्रकार के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तीनों को डिवाइड कर दो, किससे? 12 से। 2 3 4 से कटे, ऐसे डेटा से डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया बोलो? 6। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 3। क्या आ गया? a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। सीधे बोलो ए बी सी का रेशियो कितना? ऐसा रट लो आप। समझ पा रहे हैं? बहुत आसान हो जाएगा काम, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे। तो आप ऐसे फॉर्मेट को रट लो कि ऐसा कोई फॉर्मेट आया तो सीधे एबीसी का रेशियो में निकाल दूंगा सर। ऐसा कोई फॉर्मेट अगर आया सर तो सीधे मैं एबीसी का रेशियो निकालूंगा। तो ऐसा कोई फॉर्मेट आया सर तो एबीसी का रेशियो सीधे मैं 2 3 4 लिख दूंगा सर। लेकिन प्रश्न आपने ऐसा पूछ लिया सर, मेरा तो ऐसा याद किया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे फॉर्मेट में ले आता हूं। कैसे लाऊंगा? 2 3 4 से कटे, ऐसा डेटा सोचो 12, तीनों को 12 से भाग दे दो, तीनों को 12 से भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया? a/6 b/4 c/3। अब यहां से एबीसी का रेशियो कितना? 6 4 3। अरे समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हो? समझ आ रहा है ना? अब प्रश्न में आना, चलो यहां पे आ जाओ। बोल क्या रहा है? ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। तो ए की आय का 10%, ऐसा होगा क्या? ए की आय मतलब ए है वो, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का कितना? 15% बराबर सी की आय का कितना? 20%। हुआ ऐसा? कटेगा क्या? अरे काट सकते हैं ना, बराबर के सेम पोजीशन पे है ये। 5 से 2 बार, 3 बार और 4 बार। क्या आया? 2a बराबर 3b बराबर 4c। मेरे को एबीसी का रेशियो मिल जाएगा ना सर, तो तीनों के आय का टोटल 7800 है, मैं बांट दूंगा एबीसी के रेशियो में इसको।
अरे समझ पा रहे हो, तीनों की आय का टोटल कितना है 7800, एबीसी का रेशियो मिल जाए सर, 7800 को बांट दूंगा मैं उस रेशियो में, तो एबीसी का रेशियो ऐसे में तो लफड़ा होता है सर, तो अपन क्या करते हैं तीनों को 12 से भाग दे देते हैं, ऐसा तीनों को ऐसा अपन 12 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना आएगा A/6, B/4 और C/3, A/6, B/4 और C/3। यहां से मेरे को पता है सर कि एबीसी का रेशियो डायरेक्ट में लिखूंगा, क्या आएगा 6:4:3। अब एबीसी का रेशियो 6:4:3, टोटल कितना है 7800, टोटल 7800 है सर, उसको बांट दीजिए 6:4:3 में, एबीसी में, खत्म हो गया काम। कैसे बांटोगे 6, 4, 10 और 3, 13 का वैल्यू कितना 7800, तो एक का वैल्यू कितना 600, तो 6 का वैल्यू कितना 3600, 4 का वैल्यू 2400 और 3 का वैल्यू 1800। बनाए भी हो तो भी अलग तरीका बता रहा हूं मैं चीजों को सॉल्व करने का, बनाए भी हो तो भी मैं कुछ कुछ अलग तरीके बता रहा हूं, समझ आ रहा है, इन चीजों को सीखो। देखो ना कितना आसान हो गया, तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग तो लिखोगे भी नहीं इतना, अरे सर ये 6, ये 4, ये 3, 6, 4, 3 में बांट दो सर, 10 सेकंड में खत्म, बुक में इसी को एक एक पेज में भर दिया है, समझ पा रहे हैं। वापस से देख लो क्या क्या किया हूं। ए की आय का 10%, ये हो गया सर ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। अब सर इसको पहले तो 100 निपटा दो, 5 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसके बाद के मान के एबीसी का वैल्यू k/2, k/3, k/4 निकालो, फिर तीनों का टोटल करो 7800, के निकालो, बहुत लेंदी होगा सर मेरे को पता है कि ऐसे फॉर्मेट से ऐसा फॉर्मेट अगर आ जाए ना सर, तो एबीसी का रेशियो तुरंत लिखूंगा मैं, तो ये वाले फॉर्मेट से मेरे को ये वाले फॉर्मेट में जाना है सर, क्योंकि मैं रट दिया हूं ऐसे फॉर्मेट को, तो ये वाले फॉर्मेट से ये वाले फॉर्मेट में जाने के लिए इस 2 को, इस 3 को, इस 4 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो तीनों को 12 से भाग दे दीजिए सर, तो ये हो गया A/6, B/4, C/3। इसके बाद सर एबीसी का रेशियो 6:4:3, 7800 को 6:4:3 में बांटिए, 13 का वैल्यू 7800, तो एक का वैल्यू 600, एक का वैल्यू 600, तो 6 का वैल्यू कितना 3600, 4 का वैल्यू 2400 और 3 का वैल्यू 1800। समझ आ रहा है प्रश्न? अच्छा प्रश्न है। बनाए थे इसको, और बनाए थे क्या? बन जाएगा, यहां तक पढ़ लो, बाकी जो डाउट्स हैं, जो प्रश्न है, जैसे पहले नंबर का प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न वीडियो में मिल जाएगा आपको, 2 लिंक अभी आया होगा, नहीं आया होगा तो जो बैच में नहीं आया है जाके बोल देना, एक बार तुरंत बोल दिया करो जाके, एकदम दिमाग में बैठा लो इस चीज को यार, ऐसा आगे भी काम आएगा, देखना सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, हर जगह काम आएगा। ऐसा फॉर्मेट है तो डायरेक्ट एबीसी का रेशियो लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बता रहा हूं मैं, तो ऐसे वाले को अपन ऐसे में ले आएंगे, उसके बाद रेशियो डायरेक्ट लिखेंगे, उसी बेसिस पे इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया हूं मैं। समझ आए? अच्छे प्रश्न कराए हो आज, जितने प्रश्न थे थोड़े अलग वैरायटी के प्रश्न थे, बाकी सब तो बने होंगे ना प्रश्न आप लोगों से। 17 क्या प्रश्न है? नहीं वो नहीं है, लेकिन उसमें बता सकते हैं आप, चीनी के दाम में 20% वृद्धि हुआ तो खपत में कमी का परसेंट निकाल लो। देखो ये वाला वीडियो में मिल जाएगा, वेन डायग्राम से बनता है ये, 16 नंबर वीडियो भेजा हूं जो, उसमें मिलेगा, ये वेन डायग्राम से बनेगा, ये वेन डायग्राम से, ये देखना वीडियो में मिल जाएगा आपको। 17 वाले को पूछ रहे हो ना आप, चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है, अब मेरे को बताओ चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो जाती है तो कमी का परसेंट, जिससे कि खर्च पहले जैसा रहे, तो खपत में कमी का परसेंट निकालो ना आप। याद करो ऐसा प्रश्न कराया था, किसी व्यक्ति का सैलरी 20% बढ़ जाता है, पुरानी सैलरी में वापस जाने के लिए कितने परसेंट का कमी करना होगा, कराया था ना ऐसा प्रश्न। तो वैसे ही अगर चीनी के दाम में 20% का वृद्धि हो गया और मेरे को खर्च पहले जैसा रखना है तो खपत में कमी करना होगा, तो खपत में कमी का परसेंट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल देना। याद करो पूरा डिटेल प्रोसीजर भी समझाया था, फॉर्मूला भी समझाया था। तो खपत में कमी का परसेंट निकालो, कितना हो जाएगा 20, 100 प्लस 20 इंटू कितना 100, कितना आ गया 20/120 इंटू कितना 100, कितना आया 100/6%। तो खपत में कमी का परसेंट क्या आया 100/6। अब बोल क्या रहा है देखो, चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी का परसेंट, तो खपत में कमी का परसेंट कितना आया 100/6,
और आरंभिक खपत, तो आरंभिक खपत अपने आप में क्या रही होगी? 100%। आरंभिक खपत अपने आप में 100% रही होगी, तो इसका रेशियो पूछा था 1/6। समझ आ रहा है? अगर मैं प्रश्न केवल इतना पूछूं कि चीनी के दाम को 20% बढ़ा दिया, उसकी खपत को कितना परसेंट कम करूं जिससे चीनी पर खर्च मेरा पहले जैसा रहे, तो आप उत्तर क्या बोलते? 100/6 बोलते। और ये तो पढ़ाया था ना, वृद्धि का परसेंट दिया रहेगा तो कमी का परसेंट निकाल देना सीधे। तो चीनी के दाम को अगर मैं 20% बढ़ा दिया तो उसकी खपत को कितना परसेंट कम करूं जिससे कि चीनी पर मेरा खर्च पहले जैसा रहे? तो वृद्धि का परसेंट दिया है सर, तो कमी का परसेंट अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो चीनी के खपत में कमी का परसेंट क्या आया? 100/6। अब बोल रहा है खपत में कमी का परसेंट और आरंभिक खपत, तो आरंभिक खपत अपने आप में 100% रही होगी, इसका रेशियो कितना आया? 1:6। समझ आ रहा है? 18 में क्या है? इसका उत्तर क्या निकाले? कोई निकाला है क्या? 400। कल डिस्कस कर लूंगा, समय हो गया है। आसान प्रश्न है वो भी, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना था, कल डिस्कस कर लूंगा उसको। 2-3 प्रश्नों को कल डिस्कस कर लूंगा, लाभ हानि पे आऊंगा। फिर चुनाव के 2-3 प्रश्न बचे हैं इलेक्शन वाले, लाभ हानि में आऊंगा कल से। बनाओ यार, थोड़ा मेहनत उन्नत करके आओ। बनाए थे आप? इधर बनाए थे? कितना क्वेश्चन? 25 तक, 35 से 25, 10। बाजू में आप कितना बनाए हो? क्यों? क्या? कहां थे तो? अरे यार, तो घर में रहते हो तो प्रैक्टिस शीट तो बनाओ, घर ही में तो होगी ना। जो भी देख रहे हो यार, वो अपनी जगह है, अपनी जगह है यार, वो अपनी जगह है, उसको पढ़ो। इसका मतलब थोड़ी कि मैराथन ही देखोगे, इधर का छोड़ दोगे काम को यार। आप क्यों नहीं बनाए थे? मेहमान आ गए घर में बहुत सारे।